गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छे होंगे। मैं हूं विकास। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नव भारती स्टडी सर्किल पर। आप यदि नए आए हो यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और यदि हमारे पुराने साथी हैं तो बने रहे हमारे साथ। जो कल चैप्टर चल रहा था डी और एफ ब्लॉक 12th क्लास का 8वां चैप्टर है, और जहाँ कल फिनिश किया था उसके आगे से आज शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ा बहुत बेसिक बता दूंगा, जो भी नए आए हैं वो भी आराम से समझ लेंगे। तो पहले थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा और फिर अपना वही कंटिन्यू अपना टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो फिर आ जाइए मेरे साथ। ये अपनी टेबल जो हम पढ़ रहे थे, ये संक्रमण तत्व डी और एफ ब्लॉक। ये अपना पी ब्लॉक है और ये अपना एस ब्लॉक है। पी और एस ब्लॉक के मध्य जो तत्व आते हैं वो होते हैं संक्रमण तत्व, और इन्हें बोलते हैं डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फिर बड़े पॉइंट से। आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा ना, रुको एक बार चेक करता हूँ मैं। को डायग्राम ठीक से दिख नहीं रहा, वेट। हाँ, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। न्यूक्लियस परमाणु केंद्रीय भाग के केंद्र केंद्र कहा जाता है। मतलब आपको बताता हूँ कि ये जो परमाणु को केंद्रक, ये हो नाभि। न्यूक्लियस परमाणु केंद्रीय भाग को केंद्रक, जो परमाणु को केंद्रीय भाग होता है ना, सेंटर, उसे केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, वो केंद्रक के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। केंद्रक के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। साफ नहीं दिख रहा ना, रुको मैं लाइट कम करता हूँ। अब दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर। हाँ, तो वापस से शुरू करते हैं कि अब क्लियर दिख रहा है। न्यूक्लियस क्या? परमाणु के केंद्रीय भाग को केंद्रक कहते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग को केंद्रक कहते हैं। जैसे कि ये नाभि है, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये कक्षाओं की संख्या n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। एक और मान लो ये दो, इनको अपन KLMN से भी मान सकते हैं। आगे क्या बोलो? परमाणु केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, और इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, उस केंद्र के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और ये नाभि है, नाभि में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और प्रोटॉन पे धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। कक्षा परमाणु में न्यूक्लियस के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। ये जो गोलाकार है ना, ये कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कि आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जो कक्षाएं है ना गोले, जो ये गोल कक्षाएं हैं, इलेक्ट्रॉन इन्हीं में घूमेगा। ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं में, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो ये गोलाकार कक्षाएं हैं, इलेक्ट्रॉन इन्हीं में ही घूमेगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं। परमाणु के चारों ओर इन कक्षाओं, अंग्रेजी अक्षर में KLM, इनको अपन KLMN से दर्शा सकते हैं, या फिर n बराबर 1 2 3 4, 1 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ऐसे भी हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं? कक्षा एक के बराबर वही की बात है, n बराबर 1 2 3 4 5, ये रहा वही की बात। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये बाहरी कक्षक,
ये जो लास्ट वाला चक्कर है बाहरी कक्षों का, जो इलेक्ट्रॉन त्यागना ग्रहण करना यहीं से होता है बाहर से, क्योंकि अंदर वाले तो यहाँ होते हैं। जो बाहर वाला होगा ना ये आसानी से दे पाएगा ले पाएगा। जो अपने डी और एफ ब्लॉक में ये काम करता कौन है, जो क्रोमियम है वो यहाँ फॉलो होता है कि वो जो अपना एस से एक लेके डी के अंदर अपना अर्ध कक्ष पूर्ण कर लेता है क्रोमियम, जो मैं आगे बताऊंगा। यह आपका बेसिक हो गया। अब चलते हैं आगे। अपना टॉपिक ये है धात्विक प्रकृति। कल यहीं से खत्म किया था, जो लास्ट वाली क्लास है वो देख लेना, इसके बारे में मैंने बताया था। और फिर यहीं से क्लास एंड थी। अब यहाँ से शुरू हो गया धात्विक प्रकृति। धात्विक प्रकृति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसकी संख्या पर डिपेंड करती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर धात्विक प्रकृति बढ़ेगी और घटने पर घटती है। मतलब जब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी तो इसमें क्या होगा, धात्विक प्रकृति भी घटेगी इसके साथ साथ। ये बढ़ेगी तो धात्विक प्रकृति भी बढ़ेगी। देखो दोनों एक साथ बढ़ रही है और इसके घटने पर घट रही है। ठीक है, 3D श्रेणी में जो 3D सीरीज थी उस सीरीज के अंदर धात्विक प्रकृति स्केडियम से क्रोमियम तक बढ़ती है। तो धात्विक प्रकृति जो स्केडियम था 21 नंबर पे, स्केडियम था 21 नंबर पे, या स्केडियम से क्रोमियम तक, यहां से है ना यहां तक तो बढ़ेगी और बाद में फिर घटेगी धीरे धीरे। देखो क्रोमियम से जिंक तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण घटती है। मतलब क्रोमियम के बाद में यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इनकी कमी होगी तो ये घटते चले जाएंगे। ठीक है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था मतलब बदलती है। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS, कल बताया था NS व N-1D, n बराबर संख्या 7 है, n बराबर 7, तो ये यहाँ पे n बराबर 7 है तो 6D हो जाएगा। जो आपको मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक चाहे कोई भी एलिमेंट्स ले लो और इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग फिल कर दो। तो मैं आगे बताऊंगा इसको सॉल्व करिए, तो ये भी फोकस करो एक बार। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इन कक्षकों में ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है। जैसे कि आपको बताया था ऊर्जा अंतर, ये सेंटर है। ठीक है, और ये कक्षा है n बराबर 1 2 3 4 जो भी है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्र लगा। ठीक है, तो ये बोल रहे कि इनको ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, डेल्टा ई। यहाँ पे होना होता है N-1D। तो इनके मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है। इसके इलेक्ट्रॉन है ना इधर वाले इधर, इधर वाले इधर, इधर वाले इधर, इधर वाले इधर। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा स्तर बहुत कम है। हाँ, फलस्वरूप दोनों पक्ष इलेक्ट्रॉन को त्यागे जा सकते हैं। मैंने बताया था ना, कल भी बताया था, क्योंकि ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है तो इधर वाले इधर, इधर वाले इधर, तो आराम से किसी में इलेक्ट्रॉन त्यागे जा सकते हैं। किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर यह आसानी है। और ये डी और एफ ब्लॉक जो संक्रमण एलिमेंट्स है ना इधर, ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये बोल रहे हैं लेफ्ट, ये राइट करो, ये लेफ्ट और ये राइट करो। तो ये क्या बोल रहे हैं, किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं लेफ्ट से राइट, ठीक है, चलने पर ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः बढ़ती है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो बढ़ेगी, इधर मतलब बढ़ेगी इधर से इधर जाने। मध्य में अधिकतम, अब जो इसका मिडिल पॉइंट आएगा ना, यहाँ पे अधिकतम होगी फिर डाउन होती जाएगी। देखिए मध्य में अधिकतम होगी, उसके बाद ऑक्सीजन अवस्था क्रम से घटती जाएगी। देखो ये संक्रमण तत्व है, दिख रहा है, ये संक्रमण तत्व यहां से यहां तक बढ़ेगी
और मैक्सिमम यहाँ होगी, फिर यहाँ से यहाँ घटेगी, यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगी और फिर ऑक्सीजन अवस्था क्रम से घटती जाएगी, फिर यहाँ पे अधिकतम होगी, यहाँ घटी जाएगी, ऐसे होगा। देखो जैसे स्केडियम है, टाइटेनियम है, रेडियम है, क्रोमियम है, तो इसने बोला था क्रोमियम तक तो बढ़ेगी, 2 3 4 5 बढ़ रही है ना, देखो यहाँ पे बढ़ी, ठीक है। फिर धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, 6 5 4 और ये 1 कर दो, +2 यहाँ +2 +1 डाउन हो गई ना। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d14s2 3d14 स्केडियम का यह आता है 21 पर, 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये जिंक से मुझे याद आया कि बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि जो जिंक है ना, जिंक जो संक्रमण मतलब डी ब्लॉक में आता है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है, जबकि स्केडियम या टाइटेनियम रेडियम कुछ भी ले लो, ये जो संक्रमण तत्व है, लेकिन जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों बताओ, 1 नंबर में आ जाएगा। तो इसमें देखो, इसका देखो विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d14s2 और इसका डी है ना अर्थपूर्ण होता है। जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, उनका जो डी है ना वो अर्थपूर्ण नहीं होगा, यदि पूर्ण होगा तो संक्रमण तत्व नहीं होगा। लेकिन जिंक में D10, जिंक में 3d10 4s2, इसके अंदर डी पूर्ण है तो ये संक्रमण तत्व नहीं है, और जो भी है ये संक्रमण तत्व है। तो ये जो क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा उसमें आप लिख देना 3d10 4s2, इसके अंदर डी का अक्षर पूर्ण बड़ा है, इसके संक्रमण तत्व नहीं है। इतना सा लिखना, आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। इनमें कुछ कोई सा उड़ा सकता है। और फिर ये जो भी है यहाँ के सबसे खास, इसमें 3d10 है, क्रोमियम और कॉपर, ये यहाँ के मेहमान समझो इनको, ये सीरीज है। क्योंकि इनमें देखो 1 2 3 4 आना चाहिए, 5 आ रहा है, 7 8 9 आना चाहिए, 10 आ रहा है। 3d10 कॉपर है ना, इसका भी 3d10, जो कॉपर है इसका भी 3d10, और s के अंदर है 4s2 होना चाहिए, लेकिन 4s1 है। क्यों? क्योंकि यहां से ये इनमें जो गैप है ना कम है, और यहाँ वाला ये इधर ले आता है s का 1 इसमें, और ये अपना अक्सर पूर्ण कर लेता है। सिमिलरिटी है ना, इसलिए इसको अपन को डी और एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक में डाल रखे, अदरवाइज कोई चांस नहीं था इसका। ठीक है, कहाँ गए थे अपन? हाँ, ये पहले तो इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ मैक्सिमम होगी, फिर डाउन जाएगी। ठीक है, ये हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, याद रखना। जैसे कि वो आपको मैं बाद में फिल करके बताऊंगा। हाँ, अगले पॉइंट में चलते हैं। पॉइंट दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? पॉइंट 3, किसी संक्रमण तत्व की वह ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है। किसी संक्रमण तत्व की वह ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है जिसमें या तो कक्षक पूर्ण भरे हो या अर्धपूर्ण हो। यह क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम कब होती है? या तो अर्धपूर्ण हो या कक्षक पूर्ण हो, या तो D10 हो या D5 हो। ठीक है, जैसे कि जिंक के अंदर D10 है, और ये अपना क्रोमियम जो D5 अपना अर्धपूर्ण कंप्लीट करता है, आना चाहिए D4 लेकिन D5 आ रहा है, क्योंकि ये भी अपना अर्ध चक्र कंप्लीट करता है। एग्जाम्पल,
लोहा, इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, तो +2 से अधिक है, Fe3 Fe2, Fe2 से Fe3 अधिक है, ठीक, क्योंकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में कक्षक अर्धपूर्ण भरा होता है। जो +3 होता है ना, इसमें कक्षक आधा आधा भरा रहता है, जबकि Fe+2 मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन अवस्था 2, तो यहाँ पर होगा D6, यहाँ पे D6 को हो रहा है और यहाँ D5 हो रहा है, तो D5 ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसे अर्ध पूर्ण कर रहा है, जो पूर्ण से D10 होगा और ये D5, यदि अपना अर्ध कंप्लीट करते हैं पूर्ण करते हैं, तो इसमें ये 5 ले रखा है, मतलब आधा कंप्लीट है, और इसमें 6 है, इसमें एक आगे का तब D5 में आएगा, और उसके लिए होगा Fe3, और लेकिन यहाँ पे Fe2 तो D6 में, ठीक है। आर्यू और ओस्मियम, ओस मतलब OS संक्रमण तत्व +8 ऑक्सीकरण अवस्था में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, कितनी है, +8, आर्यू OS, ठीक है। अब चलते हैं आगे। संक्रमण तत्व न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था +2 +3 में आणविक बंध बनाते हैं। जो एलिमेंट्स है ना, जिनकी ऑक्सीजन स्टेट +2 और +3 में आणविक बंध बनाते हैं, ठीक है। जबकि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे उच्चतम हो गई +4 +5, ठीक है, की अवस्था में सहसंयोजक बंध, इसमें बनाएंगे सहसंयोजक, इसमें सहसंयोजक बॉन्ड बनाएंगे, और इसमें आयनिक बॉन्ड किसमें बनाएंगे, तो +2 और +3, इसमें बनेगा आयनिक बॉन्ड, इसमें बनाएंगे आयनिक बॉन्ड, और इसमें सहसंयोजक, ठीक है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं, जैसे फ्लोराइड होगा, ऑक्साइड हो गया, जिसमें जो प्रबल अधातु है, तो इनमें होता है उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था। अब जो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे कि +1 +2 +3, जो ऑक्साइड सारे में होते हैं, ये वाले सारे में होते हैं, ठीक है। मध्यम ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे +4 है +5, आपको मैंने ऊपर दिखाया था, जो मिडिल है +5, जो होते हैं उभयधर्मी, +4 +5 वाले होंगे उभयधर्मी, +2 +3 वाले आयनिक, जो बॉन्ड की बात कर रहे हैं, और ऑक्सीकरण अवस्था में बात करते हैं तो +1 +2 +3 वाले सारे होंगे, ठीक है। और ये 6 और 7 वाले अम्लीय होंगे, +6 और +7 ये होंगे अम्लीय, दिख रहा है ना, +6 +7 वाले अम्लीय होंगे, +4 +5 वाले उभयधर्मी होंगे, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, +7 वाले हो गए, और ये +2 +3 वाले हो गए, ठीक है। ठीक है, जो 6-7 वाले हैं जो अम्लीय दर्शाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट नंबर 10, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्साइड के उदाहरण एग्जाम्पल है क्रोमियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ZnO, CrO, MnO, TiO, CuO, ZnO, ये इसी फॉर्म में, और ये ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रखे हैं, ठीक है। यो इसका नाम होगा क्रोमियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और इसमें ऑक्सीकरण अवस्था में Cr2O3, Mn2O3, MnO2, ठीक है। यह होगा मिडल मध्यम, और जो उच्च होगा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट MnO3, Cr3, MnO2O7, ठीक है। इनके ऑक्सीकरण अवस्था में चेंज हो रहा है, एलिमेंट तो वही है, ये निम्नतम हो गया, ये मिडिल हो गया, और ये उच्चतम हो गया,
और जो एसिड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और एक अधातु भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये लिख रहा हूं पॉइंट। तो अधातु भी होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और अम्ल होता है वो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और सार में होते जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, सार इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और अम्ल है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और अधातु भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है। और धातु होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, धातु भी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। धातु और सार ये सेम तो दर्शाते हैं। और जो अधातु है, अधातु और अम्ल वो दोनों ग्रहण करेंगे इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, कंफ्यूज मत होना। दोनों सेम सेम इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। ठीक है, दिख रहा है नीचे। इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धातु की प्रवृत्ति कौन सी हो जाती है? अभी मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, देखो सार हो गया। तो वो जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे वो कैसी प्रवृत्ति दर्शाएंगे? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो साय दर्शाएंगे, ग्रहण कर रहा है तो अम्लीय दर्शाएंगे। यहीं से डिफाइन करेंगे अपन कौन क्या कर रहा है, वो उसी अनुसार होगा। जैसे कि दे रखा है, यदि इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो प्रवृत्ति सारी है, यदि ग्रहण करते हैं तो अम्लीय। ठीक है, अब चलते हैं आगे। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में धातु इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता। तो उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वहां पे धातु इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा। जैसे Mn+7 अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता, बल्कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो अम्लीय होगा। +7 ही है, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा। ठीक है, ये प्रेरक जो अभी रिएक्शन में आएगा, जैसे कि हम वनस्पति घी तेल और निकल की उपस्थिति में करेंगे 400 केल्विन में, जो प्रोडक्ट बनेगा वो आगे बताऊंगा मैं। अभी ये क्या दे रखा है देखते हैं। उत्प्रेरक गुण 3D श्रेणी में जो 3D सीरीज है ना, तो तत्वों के विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ये जो ये है ना सीरीज, जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ठीक है, इनके पास n-1 डी कक्षक लंबा इलेक्ट्रॉन विन्यास n-1 डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे ये क्रिया करके पदार्थ को अपनी सतह में आसानी से अधिशोषित कर लेते हैं और उस उत्पाद में बदल देते हैं। कि सतह को आसानी से अधिशोषित कर उसको उत्पाद में बदल देते हैं। ठीक है, और ये जो 3D सीरीज है ना, ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। चलते हैं आगे। ये हाल इनको आपको बताया था ना कि मैं फिल करना बताऊंगा। इनको आप देखो एक बार, रीडिंग मारो। रीडिंग मार लिया ना? हाँ तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। एस, पी और डी। एस में मैक्सिमम होते हैं 2 और पी में 3 बॉक्स, और डी में मैक्सिमम कितने बढ़ सकते हैं? 10 बढ़ सकते हैं, इसमें 6 बढ़ सकते हैं, इसमें 2 बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इसका एक बॉक्स। ठीक है, इसका एक बॉक्स आएगा। पी में
6 भर सकते हैं तो 3 बॉक्स आएंगे। ठीक है, अब डी बचा ये, डी में मैक्सिमम 10 भर सकते हैं तो आएगा 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, अब इसमें फिल कैसे करता है, जैसे कि सोडियम मान लो, परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, तो एस के अंदर 2 8 8 10 11, सॉरी 8 10 है, ये 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको कैसे फिल करेंगे, एस, हाँ एस के अंदर 2 है। ठीक है, बाद में पी में देखो मैं दिखाता हूं आपको, इसके अकॉर्डिंग भरे जाएंगे। हाँ, इसके अकॉर्डिंग, जैसे एन ए 11, इसके अकॉर्डिंग जैसे कि 1s फिर 2s, फिर इसके बाद 2p, ऐसे बढ़ जाएगा। इसका कितना था, 2 8 1। ठीक है, हाँ, तो s के अंदर मैक्सिमम 2 होंगे। ठीक है, 1s और फिर 2s 2, फिर इसके बाद कितने बचे, 6, इसमें मैक्सिमम 6 होंगे, 6 7 8 9 10, बचा 1। 2p के बाद में 3s, इसमें 1 आएगा। कैसे फिल होगा, मुद्र बताता हूँ आपको, तो आपको सच में पॉइंट पर ध्यान से समझो। अब 3d1 है और s है, अब s में 2 होगा और d में 1 है, तो ऐसे ऐसे मतलब फिल करते जाएंगे इसमें। और ये होगा d का और ये s का, तो d में देखो 1 है तो सिंगल पर आ जाएगा, s में 2 है, यूं 2 पर आ जाएगा। ठीक है, यूं यूं। ठीक है, हाँ, तो इसमें देखो D10 S1 ये हो गया, और यदि डबल बनना हो तो यू। ठीक है, S में 1 है। ठीक है, और आने से 2, लेकिन इसका 1 है ना, यहां ले लेते हैं, जैसे कि करके बता देता हूं। हो गया ना 5, 1 2 3 4, हो गया ना 5। तो ये ले लो, अब उनको पहले वेनेडियम ले लो। ठीक है, डी में 3 है, सिंगल सिंगल भरे जाएंगे, डी में 3 होगा और एस में 2 है, एस में 2 आ गए। और अब बात करते हैं आगे की, जो क्रोमियम है। ठीक है, एस में आने हैं 2। ठीक है, डी में 5, डी में वैसे 4 कर दो एक बार। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसमें होता क्या है, एस में 2 है ना, तो ये क्या करता है, ऐसे 1 ले लेता है, ये 1 यहां पे ले लेता है, इस वजह से इसमें क्या आएगा, डी में 5 आएगा और एस में 1 आएगा, क्योंकि यहां से है ना ऐसे ही 1 ले लेता है और अपना अर्ध कंप्लीट करता है। इसी प्रकार ये देख लो कॉपर, अब कॉपर का बता देता हूँ आपको, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये एस का, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3d10, तो
3D10 4S1 होता है वैसे 3D9 4S2 कायदे से यही होना चाहिए। जैसे कि एस में सभी में 2 2 2 और यहाँ पे 3 यहाँ देखो हाँ 1 इसमें 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 कायदे से 9 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10 आ रहा है क्योंकि यहाँ से 1 ले लेता है कि इसमें अपन डी में सिंगल सिंगल भरेंगे पहले 1 2 3 4 5, ठीक है। और एस में अपन एक बार ले लेते हैं क्योंकि एक बार ये देख रहे हैं एक बार, ठीक है। सिंगल सिंगल बढ़ने के बाद 5 आ गए ना 6 7 8 9। अब ये क्या करेगा इस एस से एक ले लेगा, ठीक है। इस एक्स से एक ले लेगा और ये वाला कंप्लीट करेगा जो ना ये 3D10 4S1 यहाँ से एक लेगा तो क्या बनाएगा फिर 1 2 3 4 5 हो गई। यस यहाँ से एक लिया इसमें और इसमें आ गए 2, ठीक है। वही पहले सिंगल सिंगल फिल करो। रुको यहाँ पहले पहले सिंगल सिंगल लगाओ 5 हो गए और इसमें सिंगल किया। अब इसी एक ले गए ना यहाँ पे तो अब डबल करो 9 करनी है ना अपने को, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक लिया यहाँ से देखो एक लिया तो यहाँ पे हो जाएंगे डबल, ये हो जाएगा 3D10 4S1। इसने अपना डी कक्षक कंप्लीट कर लिया। ऐसे अपना डी यहाँ से लेके अपना डी कक्षक कंप्लीट कर लिया, ये ऐसे होएगा, ठीक है। और इसमें देख लो डी एट पहले सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 हो गए। अब डबल डबल करो यहाँ से 6 7 8 यही तो होगा और इसके अंदर ऐसे में 2 ऐसे हो। जैसे 3D7 है 7 तो डी में 7 है तो करो 1 2 3 4 5 दिख रहा है 5 हो गए। इसको मिटा देते ठीक से, ठीक है। 7 डी में 1 2 3 4 5 और फिर एक में 2 भरे जाते हैं मैक्सिमम और यहाँ से शुरू करते हैं। 5 हो गए 6 7 हो गए कंप्लीट और एस में 2 हैं। इसी प्रकार इसमें देख लो मैग्नीज है इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 25। अब इसमें डी में 5 है तो करो 1 2 3 4 5 ये सिंगल सिंगल भरा जाएगा, ठीक है। और एस में 2 हैं। इसी प्रकार हम सभी को फिल कर देंगे इसमें, ऐसे सारे भरे जाएंगे आराम से। समझ में आ जाएगा कैसे भरते हैं। और भी आसान तरीके है मेरे पास, चलते हैं आगे। आपको मैं फिल करा हुआ दिखा देता हूँ। ये देखो जो आपको सोडियम बता रहा था ये रहा एस के 2 और पी आ गया और फिर एस आ गया तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 4 और ये 2 2 4 6 6 4 10 और 11 टोटल 11 हो रहा है। जैसे 1S2 2S2 2P6 3S2 में आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 आएगा 6 4 10 से 11 क्योंकि इसका क्रमांक 11 होता है तो ये 11 तक भरा जाएगा। एस के अंदर मैक्सिमम 2 तो इसके अकॉर्डिंग इसको कैसे फिल करेंगे
ये एस का एक बॉक्स, ये एस का एक बॉक्स दिख रहा है ना, ये पी के 3 डब्बे हो गए ना इसके लो, और एस का फिर 1 बॉक्स। तो एस में इसमें कितना है 2, पहले सिंगल, उसके बाद में ये एस में एक, फिर ये पी में कितने 6, पहले सिंगल फिल करो और फिर जब तक 6 नहीं होता तब तक फिल करते जाओ, 6 हो गए। और एस में कितना हो गया 1, ये हुआ सोडियम का। और बात करते हैं कार्बन की, देख लो कार्बन का, कार्बन आता है 6 नंबर पे, इसका परमाणु क्रमांक है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 6, ठीक है। इसके अंदर कितने हैं, तो परमाणु क्रमांक 6 है इसके, 2 2 4, 4 के बाद में कितने बचे 2, तो यहाँ पे पी के अंदर आएगा 2, पी में आएगा 2, ठीक है। यह हुआ कार्बन का। तो एस का ये बॉक्स, ये एस का, और पी ये पी का। एस में 2 बार जाएंगे, और पी में पहले सिंगल सिंगल, अब सिंगल सिंगल भरेगा, इसमें तो 2 ही है तो यहां तक ही आएगा ये, ठीक है। ये नहीं दिख रहा ना, ऐसे आएगा, ये सिंगल सिंगल 2 ही है ना, तो सिंगल सिंगल ही आएगा इसमें। ये देखो नियोन परमाणु क्रमांक 10 होता है, एस के अंदर 2 आ रहे हैं, फिर एस में 2 आ रहे हैं, और पी में फिर 6 आ रहे हैं। जैसे जैसे ही बढ़ता है तो अगली अवस्था 3s यहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये अपवाद क्रोमियम, क्रोमियम परमाणु क्रमांक संख्या 24, ये तो एग्जाम में आना ही है, इस चैप्टर में ये लगभग 80% इसको देते ही है, इसको कैसा भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। इसका द्रव्यमान संख्या 51.9 लगभग 52, इसके मतलब द्रव्यमान संख्या। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होता है 3d5 में और 4s1, 3d5 4s1 की होगा, ठीक है। और इसका नाम क्रोमियम, देख लो। और एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना ऐसी होगी, टेम्परेचर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ चलो चलते हैं आगे। यहाँ को हमने बता ही दिया, इसमें कक्षा n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये n का मान हो गया, n-1d होता है ना ये n, तो n बराबर माना कि 8 है, तो n की जगह रख दो 8 माइनस 1 d, 7d हो गया। जो किसी भी एलिमेंट्स को उठाओ और उसके अकॉर्डिंग इसमें n का मान रखो श्रेणी के अनुसार, और ये होगा यूं होता है 1s 2s फिर 2p 3s फिर 3p 4s, और फिर वापस यहाँ आ जाओ 3d और 4p 5s। ये s का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर होगा 2 से स्टार्ट 2p 3p 4p 5p 6p 7p, याद ना हो तो ऐसे कर लो है ना। और फिर 3d से 3p के बाद में 3d 4d 5d 6d, और 4d के बाद में 4f 5f। अब ऐसे लिख लो और फिर इसमें ऐसे काटते जाओ पहले में 1s आएगा, दिख रहा है, पहले 1s फिर 2s, फिर यहां से काटो 2p, 2 के बाद में 3s, 3s के बाद में 3p, 3p के बाद में 4s, 4s के बाद में 3d, और 3d के बाद में 4p, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर 5s, फिर 4d, 5p 6s, और ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर s के अंदर 2 होते हैं,
इसमें भी दो होते हैं मैक्सिमम, इसमें 6 होंगे और एस में 2, पी में भी 6, एस में 2, फिर 3 में, डी में 10। तो ये जो डी के अंदर आता है वो डी ब्लॉक के अंदर आ गया, जो पी में आता है वो पी ब्लॉक में आ गया। इस अनुसार जैसे कि यहाँ तक देख लो, यहाँ तक होता है तो 6 4 10, 10 पे जाता है। और यहाँ पे यदि एस में है तो सोडियम पे जाता है, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम। इसी प्रकार ये बढ़ता जाता है। आराम से आप जो सारे एलिमेंट्स को है ना इसके अनुसार बना सकते हैं, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ऐसे बढ़ाओ और फिर ऐसे काटते जाओ, फिर ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर इस डायरेक्शन में फिर ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और फिर परमाणु बढ़ते जाओ। आराम से आप रटना भी नहीं पड़ेगा, कर लोगे इसको। ये देखो बढ़ने का तरीका है, ये अगले चैप्टर में बताऊंगा। 2p है तो इसमें 2 में p में मैक्सिमम 6 ब्रेज आता है, तो उसमें 1 पहले सिंगल सिंगल फिर बाद में डबल डबल, ठीक है। जैसे नियोन है, परमाणु क्रमांक 10 होता है और 1s2 2s 2p6 ये क्रम है, इसके अंदर बढ़ते जाओ जब तक 10 होता है, 10 होते ही रुक जाओ यहाँ से, इसके बाद में है ना तो ये होगा नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और एस में 2 है फुल, एस में 2 है फुल, एस में सिंगल सिंगल और फिर एस में 2 फुल है, और पी के अंदर भी फुल है। और ये सारे और एस जो भी श्रेणी चलती जा रही है, जो मैंने आपको भी बताया था, ये वाला देखो चलता जा रहा है, इसमें यहाँ तक आया और ये अपना नियोन कंप्लीट हो गया, नियोन यहाँ तक कंप्लीट हो गया 2p तक, ठीक है। ये देखो दिख रहा है ना, 2p तक अपना नियोन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्रोमियम, ये कॉपर, इसमें वही बात सेम सी, ये यहाँ वाला सिंगल ले लेता है, डबल कर लेता है, अल्फा से कंप्लीट करता है D5। ये वाला यहाँ से लेके जो मैं पहले बता रहा था ऊपर वही है, और ये अपना डी अक्सर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। सेम सी बात तो मैंने आपको बता दिया, याद भी हो गया होगा ये। मैं जिसको बार बार इसलिए बताता हूँ कि आपको याद हो जाए। ये मैग्नेटिक मूवमेंट कल का टॉपिक है, इसमें म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर एन और ये n+2, ठीक है। अब इसको bm में लिखते हैं, जैसे n बराबर कुछ मान लो, n बराबर मान लो कि 4 मान लो, इसमें मान लो n बराबर 1 मान लो, n बराबर 1+2, ठीक है। 3 हो गया, ये मल्टीप्लाई 2 1 3, 2 1 3, √3 का मान 1.73 bm, ठीक है। दिख रहा है इधर? नहीं दिख रहा, चलो इधर बता देता हूँ। n बराबर 2, ये रूट n बराबर 2 रखो, 2 और यहाँ 2 + 2, ठीक है। कितना आया? 4, 4 दूनी 8, √8 का मान 2.83 bm, ऐसे होगा, है ना। तो n बराबर 3 रखा, n बराबर 3, ये रूट, ठीक। n बराबर 3 रखा, 3 + 2, हाँ चलो आगे, कितना होगा? 3 + 2 5, 5 × 3, 5 × 3 √15, ठीक है। इसका मान कितना होगा? 3.87 bm, इसकी इकाई, यह ऐसे हो जाएगा। इसको मैं इसका टोटली कल इसका टॉपिक लेके चलूंगा, ठीक है, और ऐसे निकालना होगा उसको। चलते हैं आगे।
ये केमिकल बॉन्डिंग जो बॉन्ड होता है ये जैसे कि H2 मान लो, तो ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। इसका ऐसे होता है, ये रेड हो गया और ये ब्लैक हो गया। H2 की स्ट्रक्चर ऐसे एक बॉन्ड, ठीक है। हाँ, टॉपिक तो उत्प्रेरक गुण, जो उत्प्रेरक की उपस्थिति जैसे निकल है 400 केल्विन टेम्परेचर, और ये वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल जाएगा। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये पॉलीथीन, ये आपको मैं कल के चैप्टर में बताऊंगा। और जो भी चुंबकीय Fe3D6 जो भी कंप्लीट कर रहे हैं ना सिंगल सिंगल करके, ये आपको कल वाले टॉपिक में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने काफ़ी कंप्लीट मतलब काफ़ी एक चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। और बेसिक मैंने बता दिया, उसके बाद में आपको आसानी से समझा दिया। अब इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो भी 3-4 टॉपिक है वो तुरंत हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार मुझे समझने में दिक्कत आती है। जैसे कि ये बराबर म्यू बराबर एन एन प्लस, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कैसे निकलता है। जैसे एन बराबर 1 2 3 रखते हैं, यहाँ पे एन क्या है, एन क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो एन है ना यहाँ पे, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। और ये कल वाले बता दूंगा, लगभग चैप्टर हो गया आपका। ये देखो कैसे इसका मान निकालते हैं, जो भी है उसकी प्रकृति वगैरह है, ठीक है। आपको ये कल वाले चैप्टर में बताऊंगा। और ये जो क्वेश्चन वगैरह आ गए अपने, जैसे चुंबकीय आघूर्ण, तो सेम सही है। और जो मैंने आपको बता दिया, n बराबर 5 रखा और फिर फॉर्मूले रखा, सोल्व किया, ठीक है। और कल और बाकी कल की क्लास में करते हैं, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। चलते हैं फिर। और एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, आप आराम से रिपीट कर लेना। इससे क्या, वीडियो को एक बार देख के दोबारा देखोगे ना तो वही याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी याद करने में, ठीक है। मिलते हैं फिर कल। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यहाँ से क्वेश्चन IIT PMT में हमारा नीट वगैरह है, नीट है, उसमें से क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। जैसे कि पूछ लिया उसमें ये क्वेश्चन है, मानो Fe+3 का चुंबकीय आघूर्ण, इसका चुंबकीय आघूर्ण बताओ। ऐसा IIT में क्वेश्चन आ गया कि इसका चुंबकीय आघूर्ण बताओ। यदि आपको कोई कंपटीशन क्लास हो उसमें आ गया, तो ये हर कहीं काम है। इसमें जो टॉपिक है ना, जो 12th क्लास का है, इसमें से छोटे छोटे जो क्वेश्चन बन रहे हैं जो अपने कंपटीशन में भी आते हैं, तो ये कंपटीशन वालों के लिए बहुत अच्छी क्लास है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल फिर। और इसके नेक्स्ट पॉइंट ये भी है उत्प्रेरक गुण, और जो भी रिएक्शन वगैरह होती है वो सभी बता दूंगा मैं, ठीक है। बाय।